जिसके बाद हम याओई और बाकी सबको देखते हैं और आज याओई की स्कूल की छुट्टियों का आखिरी दिन है, तो इसलिए वो एक ऐसे होटल के सामने आ जाते हैं जहाँ से वो एक ग्रेजुएट भूत को पकड़ सकते हैं। याओई उन सभी को ये बताती है कि ये एक ऐसा होटल है जहाँ पर रोमांस किया जाता था, यानी कि वो वाला रोमांस। काइटारो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है, अयो अम्मा, ये जगह सच में काफी खतरनाक है और यहाँ पर बच्चों का आना मना होना चाहिए। तो याओई यहाँ पर क्या कर रही है? याओई उन सभी को ये बताती है कि इस जगह का नाम है लव होटल। काइटारो ये कहता है कि मैं आज से पहले कभी भी लव होटल में नहीं गया। आइको ये कहती है, अरे हाँ मैं भी नहीं। जिसके बाद हमें इस होटल की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर एक गैंग राज किया करती थी, जो कि औरतों को यहाँ पर लेकर आती थी और उनके साथ काफी गंदा काम करके उन्हें यहीं पर छोड़ देते थे, जिसकी वजह से वो सारी औरतें एक एक करके मारी जाने लगी और उनकी आत्माएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। याओई ये भी कहती है कि इस जगह पर एक ऐसा रूम है जिसे सीक्रेट रूम कहा जाता है और ये रूम बाकी रूम से काफी अलग है। वो ये भी कहती है कि इस जगह पर जाने का कोई भी सीधा रास्ता नहीं है, तो इसलिए मैंने अपनी ग्रेजुएट भूत को यहीं पर छुपा कर रखा हुआ है। काइटारो और आइको ये सुनते ही काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आइको सच में काफी दूर का सोचती है। याओई उन सभी को ये बताती है कि उसने ग्रेजुएट भूत को सीक्रेट रूम के बाथरूम में कैद किया हुआ है, लेकिन जब वो पिछली बार उसे लेने के लिए यहाँ पर आई थी तो वो उसे ढूंढ नहीं पाई और दोबारा से यहाँ के मेन गेट पर आ गई। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ग्रेजुएट भूत ये नहीं चाहता कि कोई भी उसके पास तक आए और वो उसी को ही अपने पास आने देगी जिसे वो पसंद करती है। याओई इन सभी को वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दे देती है जिससे वो सीक्रेट रूम तक जा सकते हैं और साथ में कुछ सेफ्टी का सामान भी। अब जैसे ही सारे इस होटल के अंदर जाते हैं तो काइटारो ये देखता है कि सामने का नजारा बिल्कुल चेंज हो चुका है और वो ये सारा कुछ देखकर काफी डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो भूतों की दुनिया में आ चुका है, पर जैसे वो अपने सामने देखता है तो उसे यहाँ पर एक अजीब सी चीज नजर आती है, जिसके बाद वो याओई की बातों को याद करता है कि ये सारा कुछ वही ग्रेजुएट भूत कर रहा है, तो उसे काफी चौकन्ना रहना होगा। फिर हमें आइको और याओई को दिखाया जाता है और काइटारो उनके सामने से अचानक से ही गायब हो जाता है और ये दोनों उसे ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं और साथ में उसकी लोकेशन को भी ट्रेस कर रहे होते हैं। आइको ये देखकर काफी चौंक जाती है कि काइटारो की लोकेशन अब भी इस होटल के गेट के सामने दिखा रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। याओई ये बताती है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि काइटारो आत्माओं की दुनिया में जा चुका है और उसकी लोकेशन यहीं पर दिखाई दे रही है। जिसके बाद हमें इस होटल में एक आत्मा को घूमते हुए दिखाया जाता है। याओई आइको से कहती है कि उन्हें काइटारो को ढूंढने के लिए अंदर जाना चाहिए। काइटारो भी सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अंदर जा रहा होता है और साथ में सारे रूम्स के नंबर भी चेंज कर देता है, जैसे कि याओई ने उससे कहा था। अब वो ये देखता है कि उसके सामने से एक लड़की का भूत आ रहा है, जिसको देखकर वो छुप जाता है और ये लड़की उसी रूम में जा रही होती है जिसका काइटारो ने नंबर चेंज किया था। और जैसे ये भूत उस दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर से काफी सारे हाथ बाहर निकलते हैं, जो कि इसे अंदर खींच कर ले जाते हैं और बाद में हमें इस रूम से ब्लड दिखाई देता है और अचानक से वही लड़की इस रूम से बाहर आ जाती है और उसके साथ काफी सारी छोटी छोटी आत्माएं भी होती हैं, जो कि इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं। काइटारो ये सारा कुछ देखकर काफी डर जाता है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि ये छोटी छोटी भूत यहाँ पर कर क्या रहे हैं, और वो अपने आप को संभालते हुए ये सोचता है शायद से ये सारा कुछ उस सीक्रेट रूम का हिस्सा है और मुझे अपनी सारी चीजों को जल्दी से कंप्लीट करना होगा, जो कि याओई ने मुझसे कहा था। अब वो भागते हुए फटाक से रूम नंबर 304 की तरफ जाता है और उसे लॉक करके छुप जाता है। अब जैसी ये लड़की का भूत इस रूम की तरफ जाने का ट्राई करता है तो उससे ये दरवाजा नहीं खुलता और इसके ऊपर एक अजीब सी चीज आ जाती है, जिससे ये भूत काफी जोर से तड़पना शुरू हो जाती है। काइटारो जैसे ही ये सारा कुछ देखता है तो उसकी भी चीख निकल जाती है और ये सारे भूत सतर्क हो जाते हैं और साथ में उनकी आंखें भी बाहर आ जाती हैं। काइटारो ये सारा कुछ देखकर काफी डर जाता है कि अब ये सारे भूत उसकी तरफ आ रहे हैं और साथ में वो लड़की वाली आत्मा भी। लेकिन काइटारो हिम्मत बांधते हुए यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब वो जैसे ही एक रूम का नंबर चेंज करता है और ये लड़की जैसे ही उसके अंदर जाती है तो यहाँ पर काफी सारी आंखें बाहर आ जाती हैं, जो कि काइटारो को ही काफी घूर घूर कर देख रही होती हैं। ये सारा कुछ देखकर उसकी फट जाती है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब एक काला भूत अचानक से ही काइटारो के पीछे आ जाता है, लेकिन तभी वो लड़की रूम से बाहर आ जाती है और ये सारे के सारे छोटे भूत उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और साथ में ये वाला भूत भी, जिसे देखकर काइटारो की सांस में सांस आती है और वो दोबारा से अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर काफी सारी बुरी एनर्जी होती है तो वो सही से सांस नहीं ले पाता, जिसके बाद वो एक रूम के सामने आ जाता है जिसका नंबर है 404। शायद से यही वो सीक्रेट रूम है और जैसे काइटारो उसकी तरफ जाने का ट्राई करता है वही आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसके हाथ को जकड़ लेती है, साथ में उसकी बॉडी में घुस जाती है और अब काइटारो भी एक आत्मा बन चुका है, यानी कि उस लड़की की आत्मा काइटारो की बॉडी के अंदर आ चुकी है। काइटारो जैसे
जैसे ही ये देखता है तो उसकी फटकर 4 हो जाती है और वो जोर से अपने हाथ को झटकता है तो ये आत्मा फटाक से बाहर आ जाती है और काइटारो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और जल्दी से भागकर इस रूम में घुस जाता है। वो आत्मा बाहर से दरवाजे को खटखटा रही होती है पर काइटारो दरवाजा नहीं खोलता और अब वो इस रूम के बाथरूम में आ जाता है और जैसे वो अंदर देखता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि सामने आइको है और वो रस्सियों से बंधी हुई है। काइटारो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और याओई कहाँ पर है, जिस पर आइको रोना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। काइटारो उसके पास जाता है और सारी की सारी रस्सियाँ खोलनी शुरू कर देता है जिससे आइको काफी खुश हो जाती है और काइटारो को अपने सीने से लगा लेती है। अब आइको उससे कहती है कि तुम ये बची हुई सारी रस्सियाँ भी खोल दो तो मैं तुम्हें घर चलकर और भी ज्यादा मजा देने वाली हूँ। काइटारो ये सोचता है कि सच में ये आइको है या फिर कोई और है, पर अगले पल हम ये देखते हैं कि अचानक से काइटारो का गला कट जाता है और उसकी ब्लड की बूंद पानी में गिर जाती है जिससे काइटारो को इस भूत का असली चेहरा नजर आता है और वो इसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और ये समझ जाता है कि ये वही है, यानी कि याओई का ग्रेजुएट भूत। मैं तुम्हारी ये रस्सियाँ नहीं खोलूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे अखरोटों को पकड़कर उन्हें मसल दूंगी, समझे? जिसके बाद इस पूरे के पूरे रूम में आग लग जाती है। ये ग्रेजुएट भूत काइटारो से ये कहती है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं इस पूरे कमरे को आग से जला दूंगी और तुम यहीं पर मारे जाओगे और हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं पर कैद हो जाओगे। तभी काइटारो ये देखता है कि पानी के अंदर से याओई की एक डॉल बाहर आ जाती है जिसके ऊपर चेन्स बंधी हुई होती हैं। काइटारो इसे देखकर याओई की बातों को याद करता है और अपनी जेब में रखी हुई इस रस्सी का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद ये नकली आइको काइटारो के ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी एक एक करके सारी की सारी स्किन्स काइटारो के ऊपर गिर रही होती है, यहाँ तक कि उसकी आँख भी, जिससे काइटारो के चेहरे पर छोटे छोटे लाल निशान आ जाते हैं। ये भूत उससे कहती है, अगर तुम इस सब से बचना चाहते हो तो जल्दी से मेरी सारी रस्सियाँ खोल दो वरना तुम्हारी स्किन भी मेरी जैसी हो जाएगी और तुम भी मारे जाओगे। यहाँ पर आइको और याओई भी इस सीक्रेट रूम के सामने आ जाते हैं जिसके अंदर से उन्हें काइटारो के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। यहाँ पर ये आत्मा काइटारो के साथ जबरदस्ती कर रही होती है ताकि वो उसकी रस्सियाँ खोल दे, लेकिन तभी काइटारो उस रस्सी का इस्तेमाल करता है जो कि भूतों के बालों से बनी हुई है और इसे सील करने का ट्राई करता है। काइटारो ये सोचता है अगर मैंने कुछ भी करके इस रस्सी को टाइट कर दिया तो हम सारे बच जाएंगे और ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ये लड़की वाला भूत भी इस रूम में आने का ट्राई करता है। काइटारो उससे कहता है नहीं अभी नहीं। याओई उसकी आवाज सुन लेती है और इस भूत को एक पेपर डॉल में कैद कर लेती है। अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो मैं तुम्हें आगे चलकर काफी मस्ती देने वाली हूँ। पर तभी हम ये देखते हैं कि आइको और याओई एक रूम में आ जाते हैं और वहाँ से काइटारो को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और साथ में काइटारो भी इस ग्रेजुएट भूत को सील करने में कामयाब हो जाता है जिससे सारा कुछ नॉर्मल हो गया था और काइटारो भी दोबारा से इंसानों वाली दुनिया में आ जाता है। जिसके बाद ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं ताकि ये सारे अपने अगले मिशन पर जा पाएं। काइटारो जैसे ये सारा कुछ सुनता है तो उसकी बैंड बज जाती है और वो ये समझ जाता है कि वो यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो ग्रेजुएट भूत को पकड़ पाए और उनका असली मिशन अब शुरू होने वाला है। काइटारो इन सभी से ये भी कहता है कि जैसे ही उस आत्मा ने उसे छुआ था तो वो भी भूत बन गया था, लेकिन वो बाद में नॉर्मल हो गया। याओई काइटारो से कंफर्म करती है कि वो रियल है या फिर नहीं और काइटारो जैसे ही ये कंफर्म करता है याओई उससे कहती है अगर भूत ने तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया होता तो हम ये कभी भी जान नहीं पाते कि तुम असली हो या फिर एक भूत हो। अब आइको इन सभी को एक आदमी और एक बच्चे की कहानी सुनाती है जो कि जंगल से जा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक आत्मा आ जाती है जो कि इस आदमी के बच्चे पर अपना कब्जा कर लेती है और जैसे ही आदमी उसे दिखाने के लिए एक गाँव में जाता है वो बंदे ये कहते हैं अगर इसके ऊपर से 49 दिनों में इस भूत को हटाया नहीं गया तो वो इसकी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। इस कहानी के बाद याओई कहती है कि इसका मतलब ये है कि हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे बीच कोई इंसान है या सच में एक भूत हमारे बीच इंसान बनकर रह रहा है। काइटारो की ऑलरेडी ही फट चुकी है और जैसे ही वो ये सारी बातें सुनता है तो उसकी दोबारा से फटकर 4 और 8 हो जाती है। अब यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमें फिर से उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि कुछ नए बंदों के साथ बातें कर रहा होता है और ये सामने वाला बंदा उसे एक चाकू के बारे में बताता है जो काफी शापित है और जो भी इसे छूने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। यहाँ तक कि इसके मालिक ने भी इसे गलती से छू लिया था और वो भी मारा गया। और ये सामने वाला बंदा जो इस चाकू के बारे में बता रहा होता है वो एक पुजारी है और सामने बैठी हुई ये बूढ़ी अम्मा भी एक पुजारन होती है। फिर हमें इस बंदे का असली नाम बताया जाता है जो कि है ऑसवर्ल्ड। इस
पुजारी को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि वो इस नाइफ के साथ क्या करने वाला है और इसके कर्ज को वो कैसे दूर कर सकता है। ऑसवर्ल्ड उससे कहता है कि इसमें मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। वैसे ये जो बूढ़ी अम्मा तुम्हारे साथ है ये कौन है? ऑसवर्ल्ड ये कहता है कि ये मेरी पुरानी साथी है जो कि भूत भगाने में मेरी हेल्प करती है और साथ में उन्हें पकड़ने में भी। जिसके बाद ये बूढ़ी अम्मा यानी कि शामी आगे आती है और वो इस नाइफ के ऊपर नमक डालती है, जिससे ये नाइफ ग्लो करना शुरू कर देता है और इसके अंदर से काफी तेज तेज आत्माओं की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। अब वो इस नाइफ को अपने हाथ में उठा लेती है, जिसको देखकर ये सामने वाला पुजारी काफी डर जाता है। ये तुमने कैसे किया? लेकिन इस पुजारी को इस बात पर यकीन नहीं होता कि जो बंदा उसके सामने बैठा हुआ है वो सच में असली ऑसवर्ल्ड है। तो ऑसवर्ल्ड उससे कहता है कि मैं इस बारे में सारा कुछ जानता हूँ कि तुमने अपनी असली किताबें कहाँ पर छुपाई हुई हैं, जिससे इसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये ऑसवर्ल्ड है, वो भी रियल वाला। ये पुजारी ऑसवर्ल्ड को पहले ही वार्न कर देता है कि सारी आत्माएं काफी खतरनाक होती हैं और वो किसी के ऊपर कब्जा करके भी उसे काफी आराम से जान से मार सकती हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कभी भी अकेला नहीं घूमता। और ऐसे ही बातें करते करते ऑसवर्ल्ड और शामी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ये दोनों बाहर आते हैं ऑसवर्ल्ड ये कहता है कि ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि आत्माएं आजकल इंसानों के शरीर पर कब्जा कर रही हैं। शामी ये कहती है लेकिन ये सारे बेवकूफ इस बारे में नहीं जानते कि आत्माएं शरीर के अंदर घुसने के बाद उनकी यादों को भी काफी आराम से पढ़ सकती हैं। ये सारे तो होतियां हैं। इन दोनों की बातों से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि जब कोई आत्मा इंसानों की बॉडी पर अपना कब्जा करती है तो वो उसकी ताकत को भी इस्तेमाल कर पाती है, यानी कि उस इंसान की। और जो इंसान जितना ज्यादा पावरफुल होता है बुरी आत्माएं सबसे पहले उसी पर अपना कब्जा जमाती हैं। अब जाते हुए ऑसवर्ल्ड उससे ही कहता है कि मैं उस मम्मी के हाथ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, पर तुम कहाँ पर जाओगी? शामी अपने पास से एक कर्स वाला बॉक्स बाहर निकालती है और वो ये कहती है कि मैं इसकी हेल्प से और भी लोगों को फंसाने वाली हूँ। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि काटारो और बाकी सब ओल्ड आई वाटर गेट के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें शामी दिखाई देती है। आई को ये कहती है कि मैंने इन्हें शायद कहीं पर देखा है, पर कहाँ पर मुझे वो याद नहीं है। काटारो उसे बताता है कि आज से काफी टाइम पहले टीवी पर एक शो आया करता था जहाँ पर शामी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके भूतों को भगाया करती थी। जैसे याओई ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन साथ में वो ये कहता है कि बीच में शामी ने भूतों को भगाने का काम छोड़ दिया था, लेकिन अब वो दोबारा से इस काम पर लग गई हैं और उन्होंने काफी सारे भूतों को दोबारा से भगाया भी है। काइटारो उन्हें ये भी कहता है कि शामी ओल्ड एफ टनल में भी जा चुकी है और वहाँ से जिंदा लौटकर वापस आई है, पर ये सारे इस बात को नहीं जानते कि शमी की बॉडी पर पहले ही एक घोस्ट ने अपना कब्जा कर लिया है और याओई उससे बात करने के लिए उसके पास चली जाती है। काइटारो उसे शामी से दूर करता है, लेकिन जैसे वो उसके चेहरे को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि शामी के अंदर से काफी सारी बुरी आत्माओं की प्रेजेंस फील हो रही है और ये वो शामी नहीं है जिसको काइटारो जानता है, ये कोई और है। शामी उन सभी से ये कहती है कि तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये जगह काफी खतरनाक है? जिसके बाद काइटारो इन सभी को शामी से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर जैसे वो याओई के हाथ में इस डॉल को देखती है तो वो ये समझ जाती है कि ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है और साथ में ये डॉल्स भी। जिसके बाद हमें इस ओल्ड आई वाटर गेट के बारे में बताया जाता है कि एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पर एक काफी खतरनाक बाढ़ आई थी और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। जिसके बाद इस गेट को दोबारा से बनाया गया और दिन में यहाँ पर काफी चहल पहल रहती है, पर रात में कोई भी इंसान यहाँ पर आना पसंद नहीं करता। ये सारी कहानी शामी इन सभी को बता रही होती है कि 1916 के बाद से ही ये जगह भूतिया हो चुकी है और यहाँ पर लोगों को पानी के ऊपर काफी सारे भूत भी दिखाई देते हैं, तो इसीलिए मैं तुमसे मना कर रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साथ में वो ये कहती है कि यहाँ पर एक बुद्धा का भी स्टैचू लगाया गया था, पर उसका भी सर कटा हुआ मिला। काइटारो को ऐसा लगता है ये जगह इतनी भी खतरनाक नहीं है। शामी उससे कहती है कि शायद तुम इस बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी चौकन्ने रहना क्योंकि यहाँ पर तुम कभी भी मारे जा सकते हो। जिसके बाद हमें इस वाटर गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और जैसे ही शाम हो जाती है तो इनमें से कुछ बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और ये सारे भी अंदर आ गए थे। काइटारो ये देखता है कि उसके सामने एक बच्चा अब भी यहाँ पर बैठा हुआ है और वो ड्राइंग कर रहा है। काइटारो ये सोचता है कि शाम हो चुकी है और यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, तो ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। काइटारो उसके पास जाकर उससे बात करने का ट्राई करता है कि ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है और ये बच्चा एक ड्राइंग बनाकर काइटारो को दे देता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि वो अपने डैड के साथ रहता है और उसकी माँ नहीं है। पर जैसे ही काइटारो इस ड्राइंग का अगला पेज पलटता है तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि इस बच्चे के डैड ने एक दूसरी शादी कर ली थी और वो औरत इस बच्चे को काफी मारा पीटा करती थी। ये सारा कुछ पढ़ते ही काइटारो काफी शॉक्ड हो जाता है और जैसे ही वो इस बच्चे को देखता है तो ये बच्चा सामने से गायब हो चुका था। आगे काइटारो पढ़ता है कि उस बच्चे की माँ उसे काफी ज्यादा
ज्यादा टॉर्चर किया करती थी और साथ में खाना भी नहीं देती थी। और वो बच्चा मायूस होकर यहाँ से जा रहा होता है। याओई उसको देखकर ये सोचती है कि सच में ये बच्चा एक इंसान है या फिर कोई भूत। ये चेक करने के लिए वो अपनी एक आंख बंद करती है, पर उसे यहाँ पर कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। काइटारो के हाथ में अब भी इस बच्चे की ड्राइंग होती है और वो जैसे जैसे इसे पढ़ रहा होता है वो काफी ज्यादा चौंकना शुरू हो जाता है। फिर हमें इस बच्चे को दिखाया जाता है जिसके पास काफी सारी मीट बॉल्स होती हैं और वो इन्हें खाना शुरू करता है। काइटारो इस कहानी में आगे ये पढ़ता है कि इस बच्चे की माँ ने उसे जान से मारने की भी कोशिश की थी, पर ये बच्चा वहाँ से भाग गया और बच गया। काइटारो इससे बात करते करते इसके पास्ट में खो जाता है जहाँ पर इसकी माँ इस बच्चे को काफी जोर जोर से चाकू से मार रही होती है। और जैसे वो इस ड्राइंग को देखता है तो इसके अंदर वही सेम चीज बनी हुई होती है और इस बच्चे की आत्मा खड़ी हुई ये सारा कुछ नोटिस कर रही होती है। और तभी अचानक से इस पेज पर बनी हुई ड्राइंग चेंज हो जाती है। ये बच्चा बताता है कि उसकी नई माँ ने उसे और उसके डैड को मीट बॉल्स के अंदर चेंज करके इस लेक में फेंक दिया है। फिर हमें इस बच्चे की आत्मा को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से रो रही होती है और इस बात के लिए अपने डैड से माफी मांग रही होती है कि मैं इस बारे में जान चुका हूँ कि मैंने वो जो मीट बॉल्स खाए थे वो किस चीज के थे। जिसके बाद ये आत्मा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और इन सभी के कान फटने शुरू हो जाते हैं। याओई उसको देखकर ये सोचती है कि मुझे इसे देखकर ऐसा लगा था कि ये कोई इंसान है, पर ये आत्मा काफी तेज है जिसे मैं पहचान नहीं पाई। अब वो जैसे ही इस ड्राइंग में देखता है तो यहाँ पर एक औरत लटकी हुई होती है। तभी याओई उन सभी से ये कहती है कि वो देखो सामने, जहाँ पर हमें एक औरत की आत्मा दिखाई जाती है जो कि वाटर गेट के ऊपर है। जैसे काइटारो उसे देखता है तो ये आत्मा अचानक से ही उसके पीछे आ जाती है और उससे ये कहती है कि अब तुम मेरी जगह ले लो और सामने जाकर उस रस्सी पर लटक जाओ और मारे जाओ। अगली पल शामी इस आत्मा को एक ही झटके में खत्म कर देती है। सारे लोग ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि शामी ने ऐसा कैसे किया, वो भी इतनी जल्दी। जिसके बाद ये बच्चे का भूत भी सामने आ जाता है और शामी पर अटैक कर देता है जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और जैसे वो इस लंच बॉक्स पर अटैक करने वाली होती है तो वो शामी का हाथ काट देता है और उसे घसीटते हुए इस वाटर गेट के पास ले जाता है। काइटारो ये देखता है कि दोबारा से ये ड्राइंग चेंज हो चुकी है और ये बच्चा बताता है कि उसे हर कोई अपनी माँ की तरह दिखाई देता है। ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं सभी को मीट बॉल्स में चेंज कर दूंगा। जैसे ही याओई इस वाटर गेट की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे काफी सारी आत्माएं लटकी हुई दिखाई देती हैं और यहाँ पर ड्राइंग भी चेंज हो चुकी थी जिसमें शामी भी ऐड हो जाती है जिसके पेट में काफी अजीब दर्द होना शुरू हो जाता है और अगली पल उसकी पूरी बॉडी फट जाती है। काइटारो और बाकी सभी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। काइटारो ये सोचता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे का भूत मुझसे हेल्प मांगना चाहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये ड्राइंग दोबारा से चेंज हो जाती है जिसके ऊपर काइटारो, याओई और आइको बने हुए होते हैं, यानी कि इन तीनों की भी शामत आने वाली है और ये तीनों भी मारे जा सकते हैं। ये सारे इस बात को देखकर काफी चौंक जाते हैं कि वो लड़के का भूत इन सभी के सामने खड़ा होता है और उसके हाथ में एक लंच बॉक्स होता है जिसके अंदर काफी सारी मीट बॉल्स होती हैं और वो इन्हें खाते हुए इन सभी के सामने ये कहता है कि मुझे और ज्यादा मीट बॉल्स चाहिए। याओई ये समझ जाती है कि ये वाले मीट बॉल शामी की बॉडी से बने हुए हैं। ये सारे इस बच्चे को देखकर काफी डर रहे होते हैं क्योंकि उसकी पावर्स पहले के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही होती हैं। याओई ये समझ जाती है कि जब ये बच्चा अपनी ड्राइंग बुक में किसी चीज पर कलर करता है तो उसकी बॉडी का वो पार्ट मीट बॉल्स में चेंज हो जाता है जिसे खाकर ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद ये बच्चा इन सभी को अपनी एक ड्राइंग दिखाता है जिसके ऊपर इन तीनों की ही ड्राइंग बनी होती है और ये तीनों ही लटके हुए होते हैं, यानी कि अब इन तीनों की बारी है। इस भूत की सारी बातें सुनने के बाद याओई ये समझ जाती है कि अगर वो अपने ग्रेजुएट भूत का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बच्चे वाला भूत उसे भी काफी आराम से जान से मार सकता है। तो सबसे पहले इन्हें इस भूत की ड्राइंग को ही गायब करना होगा जिससे कि ये कनेक्टेड है। जिसके बाद याओई इस बच्चे के भूत से लड़ने का प्लान बनाना शुरू करती है और वो इस बात को जानती है कि जब तक डॉल्स उनकी रक्षा कर रही हैं तो वो इस ड्राइंग को काफी आराम से छीन सकते हैं और इसके लिए ट्राई भी कर सकते हैं। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि इस बच्चे वाले भूत के अंदर से काफी सारे हाथ बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं जो कि अचानक से याओई पर अटैक कर देते हैं जिससे याओई की उंगली पर लगी हुई डॉल और साथ में उसने जो डॉल पकड़ी हुई होती है वो दोनों ही नीचे गिर जाती हैं। काइटारो उसकी हेल्प करने के लिए आगे जा रहा होता है पर ये हाथ उसको भी पकड़ लेते हैं। वो आइको से ये कहता है
कि तुम यहाँ से भाग जाओ और इन डॉल्स को उठा लो। अब जैसे ये बच्चे का भूत अपने हाथ में रखी हुई आइको वाली ड्राइंग पर कलर करता है तो आइको के पास रखी हुई ये डॉल फट जाती है, यानी कि वो मरते मरते बची है। अब ये भूत बार बार आइको के ऊपर अटैक्स करने का ट्राई करता है, पर ये सारे अटैक्स फेल हो रहे होते हैं क्योंकि एना की डॉल आइको की रक्षा कर रही होती है, जो कि अपनी बॉडी को दोबारा से जनरेट कर सकती है। आइको याओई को बचाने के लिए वाटर गेट आई की तरफ भागती है, पर वो एक कमरे में ट्रैप हो जाती है और सारे के सारे दरवाजे भी बंद हो चुके थे। वो ये देखती है कि यहाँ का सारा नजारा चेंज हो चुका है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद यहाँ पर दो और भूत आ जाते हैं जो कि आइको को मारने का ट्राई करते हैं। याओई बाहर से इस गेट को खोलने की कोशिश कर रही होती है और वो इसे खोलने में कामयाब भी हो जाती है। ये दोनों आइको की गर्दन काट रहे होते हैं, पर उससे खून बाहर नहीं आता। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि याओई की डॉल एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर की आत्मा बाहर आकर इन दोनों ही आत्माओं का सर खा जाती है और ये दोनों आत्माएं मारी जाती हैं। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम काइटारो को देखते हैं और इस बच्चे वाले भूत ने काइटारो को पकड़ा हुआ होता है। याओई और आइको उसे बचाने के लिए आगे जाते हैं। याओई आइको को सारा प्लान समझा देती है कि उन्हें आगे क्या करना है। जैसे याओई काइटारो को बचाने का ट्राई करती है तो ये बच्चे वाली आत्मा उसके ऊपर एक के बाद एक लगातार अटैक्स करना शुरू कर देती है। अब जैसे ये बच्चा काइटारो और याओई को मारने वाला होता है तभी अचानक से आइको यहाँ पर आ जाती है और वो इसे मारने के लिए भूत के बालों से बनी हुई रस्सी का इस्तेमाल करती है, जिससे इस बच्चे के भूत को काफी दर्द हो रहा होता है। इससे काइटारो फ्री हो जाता है और वो याओई को लेकर यहाँ से भागता है। इस बच्चे के हाथ से ड्राइंग भी पानी में गिर जाती है, जिससे इस बच्चे के भूत को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसकी बॉडी के पार्ट्स अलग हो जाते हैं और साथ में इसकी पूरी की पूरी बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है और इसकी पावर्स पहले से भी काफी गुना बढ़ जाती हैं। और अब ये गुस्से में आकर याओई के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू करता है और याओई इससे बचने के लिए अपनी ग्रेजुएट भूत का इस्तेमाल कर रही होती है और अब वो अपने इस ग्रेजुएट भूत को आजाद कर देती है, जिसके अंदर से काफी सारी आत्माएं बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं और इन सभी के सर आग से जल रहे होते हैं, जैसे कि ये सारे घोस्ट राइडर हो। और अब वो ग्रेजुएट आत्मा भी बाहर आ जाती है, जिसके चारों तरफ तितलियां उड़ रही होती हैं। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि याओई को ये वाली आत्मा कैसे मिली थी और ये वाली आत्मा इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, जिसने याओई के कमरे में रखी हुई सारी आत्माओं को काफी आराम से जान से मार दिया था। फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर ये आत्मा इस बच्चे वाले भूत को देखकर ये कहती है, अरे ओए मुन्ना, तुम मुझे देखो, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और सबसे ज्यादा सुंदर भी। और जैसे ये बच्चे का भूत उसे देखता है तो इसके अंदर उसे अपनी माँ नजर आती है, जिससे वो काफी ज्यादा नफरत करता है। इससे वो काफी गुस्से में आ जाता है और इसके चेहरे पर अटैक करके इसे इंजर्ड कर देता है और साथ में याओई को भी पकड़ लेता है। याओई उससे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, पर ये बच्चा काफी स्ट्रॉन्ग है। पर जैसे तैसे करके याओई इससे बच जाती है और वो ये बताती है कि नई फॉर्म में ये बच्चा पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसकी पावर्स भी पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुकी हैं, तो इसे हराना इतना भी आसान नहीं होगा। फिर हम पास में कुछ तितलियां देखते हैं। याओई इन सभी को पहले ही वार्न कर देती है कि तुम्हें इन सारी तितलियों से दूर रहना है, वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। जिसके बाद ये सारी तितलियां आसपास की चीजों पर बैठना शुरू कर देती हैं और साथ में उनकी एनर्जी को भी सोख रही होती हैं। याओई ये बताती है कि पहले ये तितलियां किसी चीज पर बैठती हैं और बाद में उनकी एनर्जी को सोखना शुरू कर देती हैं और इसलिए ये काफी खतरनाक है। अब देखते ही देखते ये आत्मा अपने आप को हील करने में लग जाती है और इसकी बटरफ्लाई सारी की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर रही होती हैं, जिससे इसका कर्स और भी ज्यादा मजबूत बन जाता है और इसकी सुंदरता भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ जाती है। फिर अगली पल हम ये देखते हैं कि इस बच्चे के भूत को उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। याओई ये बताती है कि ये इस आत्मा का दूसरा स्टेप है और यही वो रीजन है जिससे कि इस औरत की जान गई थी। जिसके बाद ये बच्चे का भूत धीरे धीरे करके कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये आत्मा उसकी सारी की सारी लाइफ एनर्जी को चूस रही होती है और वो काफी कमजोर पड़ जाता है। पर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और ये बच्चे का भूत अपनी आसपास की आत्माओं को पकड़ना शुरू कर देता है और उन सभी को मीट बॉल्स में कन्वर्ट करके उन्हें खाता है, जिससे उसकी पावर्स दोबारा से फुल हो जाती हैं, यानी कि वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और ये इस आत्मा के भी हाथ पैरों को मीट बॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और जैसे ये उन्हें खाता है तो इसकी पावर्स काफी इंसेन लेवल तक पहुंच जाती हैं। लेकिन वो भी इस बच्चे के भूत से सारी की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर रही होती है, जिससे वो दोबारा से हील हो जाती है। अब यही चीज बार बार रिपीट हो रही होती है। याओई इस आत्मा को मजबूर करती है कि वो अपना भद्दा चेहरा देखे, जिससे कि वो अपनी पावर्स का तीसरा लेवल एक्टिवेट कर पाए और काफी गुस्से में आकर इस बच्चे के भूत से फाइट करे। अब जैसे ये आत्मा अपने इस भयानक चेहरे को देखती है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है और उसके चारों तरफ आग लग जाती है। फिर हमें इस आत्मा जिसका नाम है ओटोगिरी, उसका एक पास्ट दिखाया जाता है कि पहले वो कितनी सुंदर थी और बाद में समाज ने उसे नकार
काट दिया और उसकी हालत काफी खराब होती गई। और तभी ये औरत उसके पास आती है और उसे बताती है कि किस तरह उसने इसकी हेल्प की, लेकिन असल में उसने ओटोगिरी के चेहरे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होता है। और जैसे वो अपना चेहरा मिरर में देखती है तो वो काफी जोर से चिल्लाना शुरू करती है, जिसके बाद वो कुरोनाई को आग में जलाकर मार देती है। और जब हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है तो हम ये देखते हैं कि चारों तरफ आग लगी हुई है और इस बच्चे का भूत काफी जोर जोर से चिल्ला रहा है और जल रहा है। जिसके बाद ये सारी की सारी तितलियां इस बच्चे वाली आत्मा के ऊपर बैठनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे एक तितली उसके हाथ के ऊपर बैठती है तो उसमें आग लग जाती है। याओई भी ये सारा कुछ नोटिस कर रही होती है और वो ये बताती है कि ये इस आत्मा का तीसरा फ्रेज है। और जब भी ऐसा होता है और जब ये तितलियां किसी इंसान या किसी आत्मा के ऊपर बैठती हैं तो उसकी एनर्जी का इस्तेमाल एक फ्यूल की तरह करती हैं, जिससे उसमें आग लग जाती है। फिर हमें दोबारा से उसी बच्चे के भूत को दिखाया जाता है जिसकी हालत पहले के मुकाबले काफी खराब हो चुकी होती है और उसकी पूरी बॉडी आग में जल रही होती है। काइटारो भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है। याओई उससे कहती है कि जब तक ओटोगिरी डांस कर रही है तो हमें उसे सील कर देना चाहिए। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसकी सारी की सारी तितलियां इन सभी को चारों तरफ से घेर लेती हैं और ये सारे काफी परेशान हो जाते हैं। तभी याओई काइटारो को एक डॉल देती है और साथ में एक रस्सी भी, जिससे वो इस आत्मा को दोबारा से सील कर सकते हैं। और साथ में वो किला एच वाली आत्मा को भी बाहर निकाल लेती है। काइटारो उसे सील करने की काफी कोशिश करता है पर ये सारी तितलियां उसे दोबारा से आकर घेर लेती हैं। याओई अपनी आत्मा से ओटोगिरी पर अटैक करवाती है और उसकी आंखों को इंजर्ड कर देती है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है। साथ में उसकी तितलियों को भी ये समझ नहीं आता कि वो कहां पर जाएं, यानी कि वो सारी रास्ता भटक जाती हैं। और अब बस इसी मौके का फायदा उठाकर ये सारे ओटोगिरी को सील कर देते हैं। पर सील होने से पहले वो ये कहती है, तुम्हारी भैंस की डैड, तुमने मुझे सील कर दिया, लेकिन मैं दोबारा से आजाद हो जाऊंगी और जिस दिन मैं यहाँ पर आऊंगी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिलीज को भी खत्म कर दूंगी। जिससे ये आत्मा पूरी तरह से सील हो जाती है। और अब याओई इस बच्चे के भूत के पास आती है जो काफी रो रहा होता है और अब उसे याओई में अपनी सौतेली माँ नजर नहीं आती। इस बच्चे को काफी ज्यादा भूख भी लग रही होती है। याओई उसके सामने एक ऑफर रखती है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम आ सकते हो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और वैसे भी मैं तुम्हें हर किसी को खाने नहीं दे सकती। और अगले पल हम ये देखते हैं कि इस बच्चे की आत्मा याओई की डॉल में आ जाती है, यानी कि उसने याओई की बात मान ली। जब ये सारा मामला खत्म हो जाता है तो याओई शमी के बैग को चेक करती है, जिसके अंदर से उसे वही मम्मी का दूसरा हाथ मिलता है, जिसको देखकर ये सारे काफी शॉक्ड हो जाते हैं। याओई को भी ये बात समझ नहीं आती कि शामी तो आत्माओं को पकड़ा करती थी, तो ये हाथ उसके पास क्या कर रहा है और वो इसे लेकर यहाँ वहाँ क्यों घूम रही थी। याओई अपने आसपास देखती है पर उसे कहीं भी शामी की आत्मा नजर नहीं आती। आइको उससे कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि शामी की आत्मा मारी गई हो और वो पूरी तरह से खत्म हो गई हो। याओई उन्हें बताती है कि जिन लोगों के पास स्पेशल पावर्स होती हैं तो कुछ भूत उनके ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं, पर यहाँ पर ये बात उसे कुछ हजम नहीं होती और वो इस मम्मी के दूसरे हाथ को भी अपने पास रखने का फैसला करती है। अगले सीन में सारे अपनी कार में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, पर जैसे ही सारे यहाँ से जाते हैं तो एक आत्मा भी इनके पीछे आ जाती है और काइटारो को इस बात का एहसास हो रहा होता है कि पक्का उनके आसपास कोई न कोई आत्मा है। पास से एक पुलिस वाला भी गुजर रहा होता है और जैसे वो एक आत्मा को इनकी गाड़ी के ऊपर देखता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है, यानी कि सच में इनके साथ एक आत्मा भी ट्रेवल कर रही है। अब ये सारे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं जहाँ पर काइटारो से पूछताछ होती है और जैसे सारे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके सामने शामी खड़ी हुई है। पर वो ये बताती है कि मैं शामी नहीं हूँ, शामी मेरी बहन थी, मेरा नाम है नामिको। और इसको भी सारी बातों के बारे में पहले ही पता लग चुका है कि उसकी बहन शामी मारी जा चुकी है और वो इन सभी के ऊपर ही शक कर रही होती है। काइटारो और आइको उससे कहते हैं, अरे ना बाबा ना, हमने उसे नहीं मारा। जिसके बाद वो ये कहती है, तुम्हारे पास ये जो सामान है उसे देखकर सभी को ऐसा लगेगा कि तुमने ही शामी को जान से मारा है। याओई उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि उसकी बहन मारी जा चुकी है और जिस आत्मा ने उसकी बहन को जान से मारा है मैंने उसे इस डॉल में कैद कर लिया है। और जैसी नामिको ये सुनती है वो भी काफी शॉक्ड हो जाती है, मैंने आज से पहले किसी छोटे बच्चे को ऐसा करते हुए नहीं देखा। साथ में वो याओई से ये भी कहती है, अरे वाह तुम तो काफी कमाल की हो, अगर तुम मेरे साथ आती हो तो मैं तुम्हें कर्ज चीजों के बारे में काफी कुछ सिखा सकती हूँ। याओई उनसे पूछती है, पर इसमें मेरा क्या फायदा, अगर तुम ये सारा कुछ सीख जाती हो
जिसमें तुम्हें 10 साल लगने वाले हैं, तो इससे तुम भूतों को काफी आराम से पकड़ पाओगी। और हाँ, साथ में मैं तुम्हें काफी सारी कर्स चीजें भी दूंगी जो तुम्हारे काफी काम आएंगी। ये सारे लोग इस बात को सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं जब नामी को ये बताती है कि उसकी बहन के ऊपर भी एक भूत ने कब्जा कर लिया था, और वो इसके प्रूफ के लिए इन सभी को एक फोटोग्राफ दिखाती है जहाँ पर उसकी बहन शामी की 2 फोटोज होती हैं, एक पहले वाली जब भूत ने उसके ऊपर कब्जा नहीं किया था और एक बाद वाली। अब नामी को इन सभी को ये बताती है कि भूत काफी आराम से किसी भी इंसान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने मेरी बहन के ऊपर किया था, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे ऊपर भी कब्जा कर ले और या फिर तुम्हारे ऊपर। अब ऐसी सारी बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद हमें 2 ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। एक बंदा ये कहता है कि मुझे इस बात से काफी डर लग रहा है, पता नहीं किसने इतने सारे लोगों को एक साथ जान से मार दिया। उसका साथी उससे कहता है, अरे यार चिल हो जाओ, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस बंदे ने अपनी कहानी अभी शुरू ही की होती है, पर दूसरे वाले को पीछे किसी के होने का एहसास होता है, और जैसे वो पीछे देखता है तो उसे यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची नजर आती है, और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि इतनी रात में एक छोटी सी बच्ची पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है। इनमें से एक बंदा उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाता है, और ये बच्ची दीवार के सामने खड़ी हो जाती है, और जैसे ये उसे छूने वाला होता है तभी ये बच्ची अपना फेस पीछे कर देती है, और इसका फेस काफी डरावना लग रहा होता है, जिससे इस बंदे की भी काफी फट जाती है। और देखते ही देखते ये बच्ची एक काफी खतरनाक आत्मा में चेंज हो जाती है, जिसके हाथ में काफी सारे सर होते हैं, और एक सर इस बंदे से कहता है कि तुम मुझे अपना सर दे दो। उसका साथी भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है, पर वो ये देखकर काफी हैरान था कि उसका साथी जमीन पर बैठा हुआ है और काफी अजीब तरह से हंस रहा है। इससे पहले ये आदमी कुछ समझता, वही भूत इसके पीछे भी आ जाता है, और इसके हाथ में इसके साथी का सर होता है, और वो ये कहता है कि तुम मुझे अपना सर दो। और वो भूत इसका सर भी खा जाता है, यानी कि इसका सर धड़ से अलग कर देता है। अगली सुबह भी ये सारे पुलिसकर्मी काफी अजीब तरह से स्माइल कर रहे होते हैं, और इनके चेहरों पर से भी ब्लड बाहर आ रहा होता है, और अचानक से ये सारे लोग भी मारे जाते हैं, और इन सभी के मरने की कोई वजह सामने नहीं आती सिवाय एक कट के जो कि इनकी फिंगर्स के ऊपर लगा होता है। यही से हमारा सीन चेंज हो जाता है, और फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी बच्ची है, और ये ऑसवर्ल्ड से बातें कर रही होती है। ऑसवर्ल्ड उससे कहता है कि तुम उसका यहीं पर वेट करो, शमी तुम्हारे पास कभी भी आती होगी। और अगली पल हम ये देखते हैं कि वही पुलिस स्टेशन वाली आत्मा यहाँ पर आ जाती है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सारे मिलकर कुछ न कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और अब ये आत्मा इस लड़की को सारी बातें समझा देती है कि आखिरकार वो 3 लोग कौन थे जिन्होंने उस बच्चे की आत्मा को पकड़ा है, यानी कि ये काइटारो, याओई और आइको की बात कर रही होती है।